ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने और उज्जैन के पहले कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो दस्तक 90.8 FM पर। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अमृता। और दोस्तों, हम लेकर हाजिर हैं एक बार फिर आप सभी के लिए हमारा खास कार्यक्रम स्वास्थ्य संकल्प, जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़ी हुई, कोरोना से जुड़ी हुई बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, ये कार्यक्रम कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन और यूनिसेफ के सहयोग से प्रसारित किया जा रहा है और इस कार्यक्रम की पिछली कड़ियों में हमने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाई और आज भी हम एक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण योजना पर चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, प्रदेश में बाल स्वास्थ्य और पोषण वृद्धि के लिए शासन द्वारा लगातार कई प्रयास किए जाते हैं और इन्हीं प्रयासों में से एक महत्वपूर्ण योजना है दस्तक अभियान। और आज के हमारे इस एपिसोड में हम इसी बारे में बहुत सारी जानकारियां लेंगे और ये सभी जानकारियां हमें देने के लिए हमारे साथ रेडियो दस्तक 90.8 FM के स्टूडियो में मौजूद हैं उज्जैन जिले के CMHO डॉक्टर संजय शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका रेडियो दस्तक 90.8 FM के स्टूडियो में। धन्यवाद अमृता जी। तो सर, जैसा कि आज हम दस्तक अभियान के बारे में हमारे सभी श्रोताओं को बहुत सी जानकारी देने वाले हैं, तो सबसे पहले मैं यही चाहूंगी कि आप हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि आखिर ये दस्तक अभियान है क्या। दस्तक अभियान स्वास्थ्य विभाग और महिला बाल विकास विभाग के मैदानी कार्यकर्ताओं द्वारा जिले के हर उस घर में दस्तक दी जाएगी जिसमें 0 से 5 वर्ष के बच्चे हैं, और दस्तक देकर उन बच्चों का स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाएगा। उनको विभिन्न प्रकार की बीमारियां जो होंगी उनका चिन्हांकन किया जाएगा, उनका प्रबंधन किया जाएगा और आवश्यक हुआ तो उनको हायर सेंटर पर रेफर करके और उनका मैनेजमेंट पूरा किया जाएगा। इस दौरान बच्चों की कुपोषण की स्थिति देखी जाएगी। इस दौरान उनको एनीमिया की जांच की जाएगी। उनकी जो आवश्यक और कोई जांच होगी वो भी वहाँ पर होगी। छूटे हुए बच्चों का टीकाकरण भी होगा। बच्चों के कुपोषण के बारे में, उनकी माँ के, उनके खान पान के बारे में उनके परिवार को समझाइश दी जाएगी। इस प्रकार से समेकित रूप से 0 से 5 वर्ष के बच्चों का पूरा स्वास्थ्य का प्रबंधन इस दस्तक अभियान के माध्यम से किया जाएगा। जी, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि दस्तक अभियान जो है वो शासन द्वारा 0 से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों के संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए किया जा रहा है। सर, तो हम आगे यही जानना चाहेंगे कि क्या क्या प्रमुख गतिविधियां हैं इस दस्तक अभियान में, क्या क्या गतिविधियां आपके विभागों द्वारा की जाएंगी। अमृता जी, मैं आपके रेडियो के माध्यम से सभी श्रोताओं को ये बताना चाहूँगा कि बच्चों में जो बाल मृत्यु दर का कारण है, जो अपने यहाँ पर बाल मृत्यु के मुख्य कारण है, उन सभी का इसमें प्रबंधन शामिल है। जैसा कि हमें मालूम है कि डायरिया से और निमोनिया से ज़्यादातर 0 से 5 वर्ष के बच्चों की मृत्यु होती है जी। तो ये जो गतिविधि है, प्रमुख रूप से ये गतिविधि की जाएगी जिसमें डायरिया और निमोनिया का वहाँ पर चिन्हांकन किया जाएगा, प्रबंधन किया जाएगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो उनको हायर सेंटर पर रेफर किया जाएगा। घर में जो उसकी माताएं हैं या दूसरा कोई भी उनका साथी है, उनको ORS का पैकेट का वितरण भी इसमें किया जाएगा जी। जिस घर में 0 से 5 वर्ष का बच्चा है, अगर उसको दस्त नहीं भी है तो 1 पैकेट ORS को उसको दिया जाएगा। अगर बच्चे को दस्त है तो उसको 2 पैकेट ORS के वहाँ पर दिए जाएंगे, जिससे कि उसका ORS घर में ही बना करके और उसको निर्जलीकरण की समस्या को वहीं रोका जा सके घर में ही जी। अगर निमोनिया है तो उसके लिए भी दवा वहाँ पर उपलब्ध है। अगर ज़्यादा उसको तकलीफ है तो उसको हायर सेंटर पर रेफर करके और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर उसका इलाज किया जाएगा जी। ये प्रमुख गतिविधि दस्त रोग और निमोनिया से बचाव की रहेगी जी। दूसरी गतिविधि कुपोषण से संबंधित रहेगी। कुपोषण की जांच, उसका प्रबंधन, टीकाकरण के बारे में उनको सलाह दी जाएगी। उसको उसी टाइम पर विटामिन A का घोल पिलाया जाएगा बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, इन चीज़ों से बचाव के लिए। अच्छा। उसको विटामिन A का घोल भी उन बच्चों को पिलाया जाएगा जी। इन सब की व्यवस्था हमारे जिले में इन मैदानी कार्यकर्ताओं के पास है जी। और इसके अलावा एक गतिविधि ये भी है कि हमारा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो चलता है, जिसमें कि चिकित्सक भी रहते हैं, आयुष चिकित्सक भी रहते हैं और फार्मासिस्ट भी साथ में है, स्टाफ नर्स भी हैं। इस दल के द्वारा भी जो जन्मजात विकृति होती हैं, बच्चों को कंजेनाइटल एनोमलीज होती हैं, जन्म से कोई बीमारियां होती हैं, उनका भी वहाँ से चिन्हांकन किया जाएगा, उनका रेफरल किया जाएगा और उनका मैनेजमेंट करवाया जाएगा।
चाहे वो हार्ट डिसीज हो, चाहे कैंसर हो बच्चों का, या किसी भी प्रकार की बीमारी होगी, गंभीर से गंभीर बीमारी होगी, उसका इलाज भी प्रबंधन इस दौरान उनका चिन्हांकन करके और हम करने का प्रयास करेंगे। जी, यानी कि सभी प्रकार की बीमारियां जो इन छोटे बच्चों को जो 0 से 5 वर्ष के हैं, उनकी सभी तरह की बीमारियों का चिन्हांकन और प्रबंधन किया जाएगा। दस्तक अभियान के दौरान जो प्रमुख गतिविधियों हैं उनमें ऐसी हर चीज का समावेश कर लिया है कि 0 से 5 साल के बच्चे को छोटी से छोटी लेकर बड़ी से बड़ी बीमारी, जी, उनके कुपोषण का स्तर, उनके टीकाकरण का स्तर, उनके खान पान की बात, सारी चीजें इसमें कवर की गई हैं। और अगर इस अभियान को ठीक से अपने सभी लोगों ने इसका लाभ लिया तो मैं ऐसा कोई कारण नहीं देखता हूं कि जिससे हमारे प्रदेश की या जिले की शिशु मृत्यु दर कम नहीं। जी, यानी ये तो बहुत ही एक अच्छा अभियान है जो सभी के लिए बहुत ही लाभप्रद सिद्ध होगा। सर, जैसा कि आपने गतिविधि में बताया कि डायरिया और निमोनिया का भी पूरी तरह से इसमें इलाज किया जाएगा, प्रबंधन किया जाएगा, तो इन बीमारियों की पहचान किस प्रकार से की जाती है और प्रबंधन किस प्रकार से करते हैं ताकि जो हमारे जिले के, प्रदेश के बच्चे हैं वो इन बीमारियों से बचें और ठीक हों? डायरिया बच्चों की बाल मृत्यु का एक बहुत बड़ा कारण है। जी, अगर समय पर उपचार मिल जाए और इनको इसमें खास तौर से उनमें निर्जलीकरण की समस्या होती है, मतलब डिहाइड्रेशन हो जाता है। जी, सबसे पहली बात जो समुदाय को ध्यान रखने की है वो ये है कि इसमें क्लीनलीनेस का, हैंड वॉशिंग का बहुत महत्व है। जी, आपको खाना खाने के पहले, शौच जाने के बाद में अपने साफ बर्तन, साफ हाथ होना चाहिए, साफ बर्तन होना चाहिए। और जैसे ही ऐसा लगे कि बच्चे को दस्त हो रहे हैं तो उसके लिक्विड जो उसको दे रहे हैं उसका ध्यान रखना चाहिए, जिसके लिए हम इनको ORS बनाने की विधि, ORS किस तरीके से बनाया जाता है, कितना देना चाहिए, कब देना चाहिए, ये सारी चीज़ें वहाँ पर उनकी माताओं को खास तौर से और परिवार में जो लोग हैं उनको बता के, और ये मैदानी कार्यकर्ता वहाँ पर जो माइल्ड केसेस हैं उनका उपचार वहीं हो जाएगा। जी, जो ज़्यादा गंभीर अवस्था में कोई ऐसे पाए जाते हैं जिनको कि निर्जलीकरण हो चुका है या जिनको हॉस्पिटल में एडमिट करने की ज़रूरत है, उनको हायर संस्था जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर रेफर किया जाएगा, और ज़रूरत पड़ी तो जिला स्तर पर भी निःशुल्क इनके परिवहन की व्यवस्था इसमें अभियान में है। इसी प्रकार से जो दूसरी बीमारी है जो हम बच्चों में खास तौर से ज़्यादा पाई जाती है वो है निमोनिया। जी, निमोनिया भी कई बार जानलेवा हो जाता है। निमोनिया अगर प्राथमिक अवस्था में पकड़ लिया जाए, उसकी जांच कर ली जाए, उसका डायग्नोसिस हो जाए, तो ये भी मैदानी कार्यकर्ता वहां पर देखेंगे, उसकी श्वसन गति को देखकर, उसके बुखार नापकर, उसकी हार्ट रेट को देखकर, इन चीजों से ये निमोनिया अपने को अंदाज लग जाता है। और इसका उपचार भी एंटीबायोटिक के द्वारा होता है, जो वहां पर अगर माइल्ड केस है तो वहीं पर उपचार हो जाएगा, इसमें भी गंभीर अवस्था में है या मॉडरेट कुछ है तो उसको भी रेफर करने की सुविधा वहां पर रहेगी। और इस प्रकार से डायरिया और निमोनिया दो मेजर कारण है जो कि, और दोनों ऐसे हैं कि जो दवाओं से ठीक हो सकते हैं, और समय पर उपचार मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। जी, तो हम प्रयास करेंगे कि इस अभियान के दौरान ऐसा कोई बच्चा नहीं बचे कि जो इन दोनों बीमारियां हो, और वो हम उसका उपचार पूरा कर पाए, जिससे कि उसको त्वरित उपचार मिल जाए और ठीक हो जाए। जी, तो यानी कि ये जो जांचें आपने बताई ये उनको घर पर ही उपलब्ध की जाएगी? यस, उनके घर पर ही है, तो ये सामान्य देखकर क्लिनिकल उससे अंदाज लग जाता है कि ये माइल्ड केस है तो हम यहीं से इसका उपचार कर देते हैं, अगर सीरियस कुछ है तो हम उसको रेफर कर देते हैं। जी, तो दोस्तों आपने सुना कि कितनी सारी सुविधाएं इस अभियान के दौरान आपके बच्चों को मिल सकती हैं और वो बीमारियों से बच सकते हैं। सर, आपने गतिविधियों के दौरान कुपोषण के बारे में भी कुछ बताया, कुपोषित बच्चों को भी इसमें चिन्हित किया जाएगा, तो उनके लिए क्या प्रावधान है? कुपोषित बच्चों का किस प्रकार से उपचार या चिन्हांकन किया जाता है? इस दस्तक दल में हमारे स्वास्थ्य विभाग की ANM और आशा कार्यकर्ता हैं, और महिला बाल विकास की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी इस दल में शामिल है। जी, इन लोगों के द्वारा वहाँ पर MUSC टेप द्वारा मिड आर्म सर्कमफ्रेंस जो लिया जाता है, जिससे कि कुपोषण का स्तर देखा जाता है, वजन देखा जाता है। अगर कोई कुपोषित बच्चा मिलता है जिसमें गंभीर कुपोषण है तो उसको हमारे यहाँ पर NRC संस्था रहती है जिला चिकित्सालय पर, उनमें उनका प्रबंधन किया जाता है। अगर कम कुपोषण मिलता है तो महिला बाल विकास के द्वारा उनको टेक होम राशन की जो व्यवस्था है उसके आधार पर उनको पोषण आहार उपलब्ध करवाया जाता है, और इस प्रकार से उनकी प्रबंधन भी होता है। और जैसा कि आप जानते हैं सभी लोग
क्योंकि जितना बच्चा कुपोषित होगा उसको इन्फेक्शन के उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे। तो हम चाहते हैं कि पहले उनका कुपोषण का स्तर सुधरे, पोषण अच्छा मिले, और इसके बाद ताकि वो दूसरी बीमारियों से बच सके। जी, तो दोस्तों आप सुन रहे हैं कि हमारे उज्जैन जिले के CMHO डॉक्टर संजय शर्मा जी हमें कितनी सारी महत्वपूर्ण जानकारियां बता रहे हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि आप कार्यक्रम को ध्यान से सुन रहे होंगे और ये सभी जानकारियां आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होंगी। सर, हम आगे आपसे जानना चाहेंगे कि आपने RBS के यानी कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में भी बोला था कि तो ये कार्यक्रम जो है ये किस तरह से सहायक है, इस बारे में भी हमारे रेडियो दस्तक के श्रोताओं को कुछ बताएं। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जिले में संचालित है, जिसमें कि आयुष के चिकित्सक, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स वगैरह सब पोस्ट रहते हैं। अभियान के दौरान ये घर घर जाकर के बच्चों में जन्मजात विकृतियां, गंभीर बीमारियां, हृदय रोग, कैंसर आदि जो भी बीमारियों से बच्चे ग्रसित मिलेंगे जी, उनका वहीं पर चिन्हांकन होगा, उनका रेफरल होगा, और जिस भी बड़े से बड़े संस्थान में अगर उनके ऑपरेशन की जरूरत हुई तो वो ऑपरेशन भी निःशुल्क वहाँ पर होता है, जिसमें आर्थोपेडिक के ऑपरेशन भी शामिल हैं, हृदय रोग के ऑपरेशन भी शामिल हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के जो हैं वो भी चीज हैं। ये दल आमतौर से 4D पर काम करता है: डिफॉर्मिटी, डिफेक्ट्स, डेफिशिएंसी और डिसीज। अच्छा, ये चारों चीजें जो अगर बच्चे में हुई जी, तो इनका चिन्हांकन वहीं हो जाएगा, इनका प्रबंधन हो जाएगा, और अगर जो वहाँ मैदान स्तर पर या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर या इवन शासकीय अस्पतालों में नहीं है तो प्राइवेट अस्पताल भी इसके लिए चिन्हित हैं, उनमें इनका उपचार किया जाता है। जी, ये तो बहुत ही एक अच्छी जानकारी है। सर, जैसा कि ये अभियान जो है ये पिछले कई वर्षों से संचालित है, तो क्या इस वर्ष कोई नई गतिविधि इस अभियान में जोड़ी गई है? इस वर्ष 0 से 5 वर्ष के बच्चों में खून की कमी देखने के लिए स्पॉट पर ही हीमोग्लोबिन की जांच करने की व्यवस्था की गई है, और राज्य स्तर से डिजिटल हीमोग्लोबिनोमीटर हमको प्रदान किए गए हैं, जो कि हर मैदानी कार्यकर्ता को प्रदान किए गए हैं, उनको ट्रेनिंग दी गई है। 0 से 5 वर्ष के सभी बच्चों को हीमोग्लोबिन की जांच इस दल द्वारा उनके घर पर ही की जाएगी, और अगर उसको एनीमिया निकलता है, जी, मतलब माइल्ड एनीमिया निकलता है, तो IFA सिरप वहीं पर पिलाया जाएगा और उसको डोज उसका समझा के उसकी माता को दे दिया जाएगा वहीं। अगर बच्चा सीवियर एनीमिक निकलता है, मतलब जिसमें खून की ज्यादा कमी हो गई है, तो उन बच्चों को जिला स्तर पर ला करके और उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सुविधा भी इस अभियान के दौरान दी जाएगी, अगर कोई बच्चा गंभीर एनीमिक मिलता है तो। जी, माइल्ड एनीमिया का इलाज वहीं पर IFA सिरप के द्वारा, और गंभीर एनीमिक बच्चों का संस्था में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा उपचार किया जाए। जी, ये एक नई गतिविधि इस वर्ष इसमें शामिल की गई है। जी, ये तो बहुत ही एक अच्छी गतिविधि जोड़ी गई है। और सर, तो फिर हम ये जानना चाहेंगे कि क्या कोई ऐसी गतिविधि है जिस पर इस वर्ष ज्यादा जोर दिया गया है, उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा विभाग द्वारा? इस वर्ष टेलीमेडिसिन कंसेप्ट एक और जोड़ा गया है, जिसमें कि संस्था पर जो छोटी संस्थाएं, हमने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जी, वहां से डॉक्टर अपने कॉल के माध्यम से जिले के स्पेशलिस्ट से जुड़ेगा। जी, अगर कोई बच्चा वहां से, बच्चे में ऐसी चीजें हैं, ऐसी उसमें चिन्ह दिख रहे हैं कि उसके बारे में उसको सलाह लेने की आवश्यकता है, तो विशेषज्ञ से परामर्श लेकर के और वहीं पर उसका उपचार किया जा सकता है। तो टेलीमेडिसिन का जो कंसेप्ट है वो इस वर्ष काफी उस पर ज्यादा विशेष ध्यान दिया जा रहा है, और काफी जो CHO हमारे पदस्थ हैं, जी, जो कि उप स्वास्थ्य केंद्र में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पोस्ट हुए, उनके द्वारा ये टेलीमेडिसिन का कॉल किया जाता है, और विशेषज्ञों से सलाह लेकर बच्चों का प्रबंधन और उपचार वहीं पर संस्था में कर लिया जाता है। जी, ये गतिविधि है। जी। और जैसा कि आपने जानकारी दी थी कि ये दस्तक अभियान के अंतर्गत बच्चों के टीकाकरण का भी प्रबंधन देखा जाता है, उनके टीकाकरण का भी ध्यान दिया जाता है, तो उसके बारे में भी कुछ हमारे रेडियो दस्तक के श्रोताओं को जानकारी दें कि बच्चों का टीकाकरण किस प्रकार से इस अभियान के अंतर्गत देखा जाता है। वैसे तो गर्भवती माताओं का और बच्चों का टीकाकरण प्रति मंगलवार को और शुक्रवार को होता है, जी, और नियमित रूप से होता है। फिर भी किन्हीं कारणों से कुछ बच्चे छूट जाते हैं। जी, इस अभियान के दौरान उन छूटे हुए बच्चों का चिन्हांकन किया जाएगा, और उनको वहां पर जो आवश्यक टीका जो उनका जरूरत है वो टीका उनको वहीं पर लगाया जाएगा। ये व्यवस्था इस अभियान के दौरान की गई। जी, यानी कि अगर किसी भी कारण से छोटे बच्चे किसी टीकाकरण से छूट गए हैं तो इस अभियान के दौरान उन्हें भी ढूंढकर उनका टीकाकरण कर दिया जाएगा। किसी भी कारण से छूट गए, कई कारण होते हैं छूटने के, जैसे कोई भी बच्चे को टीकाकरण का जब समय आता है उस टाइम बुखार हो जाता है, कोई दस्त लग जाता है, कोई बीमार हो जाता है,
कहीं इधर उधर माता के साथ चले जाते हैं, तो वो सब जो छूटे हुए बच्चे होंगे उनको यहाँ पर ढूंढ करके और टीकाकरण जो है अपना 100% करने का प्रयास किया जाएगा। जी, तो दोस्तों जैसा कि आपने सुना कि डॉक्टर संजय शर्मा जी ने हमें बताया कि अगर किसी भी कारण से आपके बच्चे या आप किसी को जानते हैं आपके आसपास या परिवार में जो टीकाकरण से वंचित रह गए हों, छूट गए हों, तो आप दस्तक अभियान के अंतर्गत उनको चिन्हित कराकर उनका टीकाकरण करवा सकते हैं। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि चूंकि कोरोना का दौर अभी पूरी तरह से गया नहीं है, तो कोरोना के केसेस की क्या स्थिति है और उसके कारण जो ये कोरोना का माहौल है, इस कारण अभियान के दौरान किस प्रकार की सावधानी आप लोगों के द्वारा रखी जाती है, किस प्रकार से चीजों का प्रबंधन किया जा रहा है ताकि ये अभियान अच्छी तरह से चलता रहे? अभी कोरोना के केसेस में वृद्धि देखी जा रही है। शासन द्वारा अभी निर्णय लिया गया है कि प्रिकॉशन डोज भी अब सबको 3+ जो पॉपुलेशन है उनको कोरोना के जो प्रिकॉशन डोज है वो लगवाया जाए। मेरी आपके रेडियो दस्तक के माध्यम से अपील है कि इस दौरान जितने लोग भी पात्र हैं, जो जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है, वो अपना प्रिकॉशन डोज लगवा लें, जिससे कि जो कोरोना के केसेस की वृद्धि हो रही है उसको रोका जा सके। साथ ही अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग किया जाए, सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाए। और अभियान के दौरान भी हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि कैसे हम जनता को जागरूक कर सकें। जब घर घर जम जा ही रहे हैं तो समझाइश दें कि भाई आपको बूस्टर डोज आपका ड्यू हो गया है। ड्यू लिस्ट के माध्यम से हम उनका बूस्टर डोज लगवाने का प्रयास करेंगे। और ये हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत भी शामिल किया गया है कि 75 उसमें हम ये जो प्रिकॉशन डोज बचा हुआ है उसको हम लगवा सकें। जी हाँ दोस्तों, कोरोना से जुड़ी हुई सावधानियाँ अभी भी हम सभी को रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए एक बार पुनः रेडियो दस्तक 90.8 FM भी आपसे अपील करता है कि कृपया मास्क लगा कर रखें, समय समय पर अपने हाथों को धोएं और सैनिटाइज करें और एक सोशल डिस्टेंसिंग, एक उचित दूरी ज़रूर बनाकर रखें। सर, आगे कार्यक्रम में बढ़ते हुए हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो दस्तक अभियान है, क्या ये स्वास्थ्य विभाग द्वारा ही पूरी तरह से संचालित किया जाता है? इसमें दस्तक अभियान स्वास्थ्य विभाग, महिला बाल विकास विभाग, पंचायती विभाग, मीडिया और समुदाय जी इन सबके सहयोग से चलता है। एक विभाग शासन कोई योजना पूरी लागू नहीं कर पाता है, इसलिए विभिन्न विभागों का समन्वयन जिला स्तर पर माननीय कलेक्टर के साहब के द्वारा और ब्लॉक स्तर पर SDM महोदय के द्वारा इसका विभिन्न विभागों का समन्वयन किया जाता है और प्रचार प्रसार के विभिन्न तरीके अपना करके और समुदाय को इसमें जोड़ने की कोशिश की जाती है। जब तक समुदाय पूरा लाभ लेने के लिए नहीं आएगा, जब तक ये कोई भी अभियान अपना सफल नहीं होता है। तो दस्तक अभियान के दौरान भी हमारी यही मंशा रहेगी कि समुदाय के लोग इसमें भागीदारी करें, आगे रह करके अपनी सेवाएं लें। जो सेवाएं इसमें चिन्हित हैं वो सभी निःशुल्क हैं, घर जाकर के दी जा रही हैं। इसलिए जितनी ज्यादा से ज्यादा आप लाभ लेंगे, समुदाय उतना लाभ लेगा, वो अभियान उतना ही सफल रहेगा। जी, तो सर जैसा कि आप बता रहे हैं कि इस अभियान के अंतर्गत जो भी सुविधाएं हैं वो निःशुल्क हैं, तो क्या सभी के लिए ये सुविधाएं निःशुल्क रूप से उपलब्ध हैं और घर पर जाकर ही दी जाएंगी? प्रमुख गतिविधियां जो दस्तक अभियान के दौरान हैं, जैसे हमने बात की थी डायरिया प्रबंधन की, उसमें ORS के पैकेट निःशुल्क दिए जा रहे हैं। अगर दस्त रोग है या बच्चा घर में है, उसको दस्त नहीं भी है, तो भी ORS का पैकेट निःशुल्क दिया जा रहा है। बच्चों को विटामिन A की दवा पिलाई जा रही है। एनीमिया प्रबंधन के लिए IFA सिरप पिलाया जा रहा है। दस्त रोग के लिए जिंक की टेबलेट दी जा रही है। तो ये गतिविधियां सारी निःशुल्क हैं। इसके अलावा जो RBS के प्रोग्राम के अंतर्गत जो बच्चे चिन्हित होते हैं, उनके लिए भी सारी चीजें निःशुल्क हैं। चाहे वो सरकारी में हो, चाहे संस्था स्तर पर हो, चाहे ऑपरेशन की बात हो, सभी चीजें उसमें निःशुल्क रहेंगी। अभियान के दौरान बच्चों का टीकाकरण, जैसा छूटे हुए बच्चों का अपन ने बात की, गर्भवती माताओं का वो भी इसमें मंगलवार और शुक्रवार को जो जांच होती है उसमें भी सब, ये सारी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से चीजें निःशुल्क रहेंगी। इसी प्रकार से महिला बाल विकास द्वारा जो कुपोषित बच्चे चिन्हित किए जाएंगे, उनको भी टेक होम राशन वो सब शासन के द्वारा दिया जाता है। और NRC में जो प्रबंधन किया जाता है, जो गंभीर कुपोषित बच्चे हैं उनका निःशुल्क मैनेजमेंट किया जाता है। साथ ही उसके बच्चे के साथ में जो माता रहती है, उसका वेज लॉस जो होता है उस दौरान, जब वो जितने दिन वो NRC में भर्ती है, उस दौरान अगर माता उसके साथ है तो जो वेज लॉस है वो भी उसको यहाँ से पूरा किया जाता है। जी, यानी कि अगर उनके भर्ती रहने के कारण उनका काम छूट रहा है, उनका रोजगार छूट रहा है, तो वो भी उन्हें वहाँ से दिया जाएगा।
जो जितने दिन का उनका पारिश्रमिक होता है दैनिक रूप से, उतने दिन का उनको भुगतान किया जाता है। उसमें कोई शासन द्वारा निर्धारित राशि है, उस राशि का भुगतान उन माताओं को किया जाता है, जिससे कि कुपोषित बच्चा जो है सुपोषण की तरफ आ जाए। जी, ये तो बहुत ही अच्छी सुविधाएं स्वास्थ्य विभाग और सभी विभाग द्वारा, शासन द्वारा दी जा रही हैं। तो दोस्तों, आपने सुना कि ये सभी जो स्वास्थ्य सुविधाएं आपके बच्चों के लिए दस्तक अभियान के अंतर्गत उपलब्ध हैं, ये सभी निःशुल्क हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी इसमें घबराएं ना, और अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को स्वास्थ्य परीक्षण की या इलाज की ज़रूरत है, तो दस्तक अभियान में ज़रूर शामिल हों और अपने बच्चों के लिए स्वास्थ्य लाभ लें। तो सर, ये जैसे आपने बताया कि घर घर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता और अन्य जो मैदानी कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा घर घर जाकर बच्चों को चिन्हित किया जाएगा, उनका उपचार किया जाएगा। तो ये क्या एक ही बार किया जाएगा या इसका फॉलोअप का भी कुछ प्रावधान है इस अभियान के अंतर्गत? इस अभियान के अंतर्गत पहली चीज तो उन बच्चों का फॉलोअप किया जाएगा जो कि एनआरसी से डिस्चार्ज होकर समुदाय में पहुंचते हैं जी। जो एसएनसीयू से डिस्चार्ज होकर के जो समुदाय में पहुंचेंगे, उन बच्चों का फॉलोअप भी इसमें दल द्वारा किया जाएगा जी। अगर उनके फॉलोअप में कोई चीज ऐसी पाई जाती है कि इनको फिर से संस्था में भेजने की या विशेषज्ञ के परामर्श की आवश्यकता है, तो वो भी इस दौरान किया जाएगा जी। साथ ही इस दौरान जो भी बच्चे चिन्हित किए जाते हैं जो गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, गंभीर कुपोषण से ग्रसित हैं, गंभीर एनीमिया है, निमोनिया है, ऐसी कोई चीज आती है, उसका लगातार फॉलोअप हमारी आशा कार्यकर्ता के द्वारा ग्राम स्तर पर और उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर हमारी एएनएम द्वारा लगातार किया जाएगा, जिससे कि उसको फिर से कोई इस प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी ना हो। जी, ये तो एक बहुत ही अच्छी सुविधा हमारे प्रदेश के, हमारे जिले के बच्चों के लिए उपलब्ध है। अंत में डॉक्टर संजय शर्मा जी, हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि रेडियो दस्तक 90.8 FM के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी लोगों से ये अपील है कि दस्तक अभियान के दौरान जो भी गतिविधि आपके ग्राम स्तर पर, संस्था स्तर पर या घर स्तर पर हो रही है, उसका लाभ लें और 0 से 5 वर्ष के बच्चों को कम से कम जो दल आता है उसके साथ सहयोग करें। वो जो सलाह देता है उसको माना जाए। पोषण के बारे में आपको सलाह दी जाती है, बच्चों खान पान के बारे में, स्वच्छता के बारे में, छोटी मोटी बीमारियों के लक्षण के बारे में, एनीमिया के प्रबंधन के बारे में, जो भी आपको बच्चे को सलाह दी जाती है उसका पालन करें, टीकाकरण करवाएं और जो पात्र हो गए हैं वो कोविड टीकाकरण के वो प्रिकॉशन डोज लगवाएं। जी, आपने इतना अपना महत्वपूर्ण समय दिया और इतनी अच्छी जानकारियां हमारे रेडियो दस्तक 90.8 FM के सभी श्रोताओं को दी, इसके लिए आपका पुनः एक बार धन्यवाद। You're listening to Ujjain's first radio. Radio Dastak 90.8 FM. सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।